नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। अभ्यास मंडल का 65वां स्थापना दिवस 12 सितंबर 2023 को मनाया गया, जिसका प्रमुख कार्यक्रम रानी अहिल्याबाई के सपनों का भारत जाल सभागृह इंदौर में रखा गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी ने रानी अहिल्याबाई के सपनों का भारत विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, पार्षदों के चयन के लिए भी योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए। श्री उपाध्याय जी ने कहा कि एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा सहित कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में रामेश्वर गुप्ता, अशोक कोठारी, डॉक्टर पल्लवी, वैशाली खरे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। माननीय अतिथियों से आग्रह सहयोग और साथ उन सभी को लगातार मिलता रहा है। अभ्यास मंडल की ओर से ही मुरली खंडेलवाल जी से आग्रह करती हूँ कि सम्मानीय तो इंदौर में जो रात्रिकालीन संस्कृति विकृत होती दिखाई दे रही है, उस विषय पे भाषण प्रतियोगिता और मेरे सपनों का इंदौर, इस विषय पे निबंध प्रतियोगिता, ऐसे 2 आयोजन अभ्यास मंडल ने कराए। अभ्यास मंडल पिछले 65 वर्षों से लगातार समसामयिक विषयों के साथ ही शहर के ऐसे विषय जहां लगता है कि शहर के नागरिकों की सहभागिता होना चाहिए, तो कान्ह नदी के पुनर्जीवन का काम, नर्मदा मैया को यहाँ तक लाने का काम, रेलवे के लिए, मास्टर प्लान के लिए, मेट्रो के लिए, ऐसे बहुत सारे काम अभ्यास मंडल करता है। गत वर्ष अभ्यास मंडल ने जल संरक्षण विषय पे काम करने का सोचा था। इस वर्ष जल संरक्षण के साथ ही यातायात के लिए भी काम करेंगे और नशे की गिरफ्त में जिस प्रकार से हमारा शहर आ रहा है, उसके लिए भी पूरे शहर के साथ मिलकर के अभ्यास मंडल इस वर्ष काम करने वाला है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के और विभिन्न समाजों के जो लोग हैं वो लगातार अभ्यास मंडल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी पेड वर्कर अभ्यास मंडल के पास नहीं है। निस्वार्थ भाव से सभी अभ्यास मंडल के लिए काम करते हैं। तो मैं इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज का व्याख्यान का विषय है रानी अहिल्याबाई के सपनों का भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की डेट में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बच्चा मां के पेट से सीखना शुरू कर देता है, ये हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है, लिखा है और उसकी व्यवस्था बनाई है। आज की डेट में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 3 महीने में बच्चे का ये बन जाता है, 6वें महीने से सुनना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। अभिमन्यु की कथा है, 9 महीने के बाद पैदा होता है तो डॉक्टर कह रहे हैं 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, अन्न 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए। इसकी व्यवस्था हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बहुत पहले से ही है। आज की डेट में डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है 3 साल तक उसको स्कूल मत भेजिए, 3 साल के बाद उसको स्कूल भेजिए। इसकी व्यवस्था भी हमारे वेद पुराणों में है, उपनिषदों में है, कब बच्चे को स्कूल भेजना है, कब उसको भोजन कराना है। तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, आप ही लोगों में बहुत सारे लोग थे वहां साथ में, और मैंने आप लोगों के जो इश्यूज थे उसको नोट किए। आपने करीब 50 लोग रहे होंगे वहां पे, आप सब बैठे हुए थे, तो 55 लोग। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आपके हिसाब से क्या क्या समस्या है। बहन जी भी हैं, कई बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे वहां बैठे। आप में से किसी ने कहा कि संस्कार हमारे गिरते जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नागरिक कर्तव्य बोध नहीं है। आप में से एक ने कहा कि टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आपने एक ने कहा कि सांप्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है, कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। एक ने बताया जाम बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आपने बताया। आपने बताया कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। आपने बताया चिकित्सा बहुत महंगी हो रही है। आपने बताया शुद्ध हवा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है इंदौर के लोगों को। आप में कुछ लोगों ने बोला कि लोग भारत को बाद में रखते हैं, पहले नेता और पार्टी को रखते हैं, यानी दल गुलाम हो गए और नेताओं के गुलाम हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना कम हो गई है। आप में से किसी ने कहा कि न्याय व्यवस्था एकदम सुस्त हो गई है, सड़ चुकी है। आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, नशा की संस्कृति बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है, ब्लू फिल्में बढ़ रही हैं, स्कूल कॉलेजों में ब्लू फिल्में दिखाई जा रही हैं, माओवाद, नक्सलवाद, अवैध निर्माण, जमीनों पे झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठे केस, अदालतों में तारीख पे तारीख,
थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसीलों में जो है कमीशन खोरी चल रही है, ऐसा 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 आपने सबने बताया। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि केवल दैवीय समस्या छोड़ के, बिजली का गिरना, वज्रपात होना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ज्वार भाटा आना, इसको छोड़ के प्रत्येक समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो अब बात यह है कि आपके पास शरीर के डॉक्टर तो है, एमबीबीएस, एमडी, न्यूरोसर्जन, फला सर्जन, फला सर्जन, फला सर्जन। तो ये समाज की समस्या का डॉक्टर कौन है? ये जो सामाजिक समस्याएं हैं जो आपने इतनी गिना दिया, इसका इलाज कौन करेगा? तो ये जो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान है, ये हमारे समाज के डॉक्टर हैं। एक्चुअल में पूरा इलाज इन्हीं को करना है। दुर्भाग्यवश वो इलाज कर नहीं रहे, बल्कि बीमारियों को बढ़ा रहे। वो जातिवाद जो 2000 साल पहले शुरू हुआ, जो भारत में कभी था ही नहीं, भारत में जाति व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, उस जाति के जहर को घोल रहे, जाति के जहर को खत्म नहीं कर रहे। वो भाषावाद बढ़ा रहे, वो क्षेत्रवाद बढ़ा रहे, वो मजहबी उन्माद बढ़ा रहे, मजहब के आधार पे तोड़ रहे। जानते हैं किस लिए तोड़ रहे? फायदा क्या उनको? या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा। दो चीजों के लिए, या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा। जहां जहां वोट दिखता है या नोट दिखता है वो काम कर देते हैं, जहां वोट नहीं दिखता, जहां नोट नहीं दिखता वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, आप समस्याओं को नोट डाउन शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। एयर ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, सड़क पे जाम, रेल में जाम, जेल में जाम, थाने में जाम, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, जिले में भीड़। मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट इसलिए मैं कह रहा हूं, जमीन 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, रहने वाले दुनिया के 20% हो चुके हैं। लेकिन इस पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न हाई कोर्ट में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, और सबसे छोड़िए न न्यूज चैनल पे चर्चा होती है। हमारे समस्याओं पे चर्चा होती है, मूल कारण, अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं होती। जैसे एयर पोल्यूशन की लोग बात करते हैं, लेकिन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसकी बात नहीं करते। गरीबी की बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी की बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात नहीं करेंगे। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगारी होगी, काम नहीं है, भोजन चाहिए। अब भोजन चाहिए तो क्या करेगा? चैन स्नैचिंग करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो नशा तस्करी करना शुरू कर देगा, और कुछ नहीं करेगा तो मानव तस्करी, आदमी को मारेगा, मर्डर करेगा, उसकी किडनी निकाल के बेचेगा, उसकी आंख निकाल के बेचेगा। हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अच्छा चाहिए। क्या अच्छा चाहिए? डॉक्टर। अब डॉक्टर चुनने की हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं ढंग से। शरीर के डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट होता है, नीट होता है ना, जो शरीर का इलाज करता है। लेकिन जिसको पूरे देश का इलाज करना है, जिसको पूरे समाज का इलाज करना है, उसका कोई एग्जाम होता है क्या? होता है कोई एग्जाम? इस देश में वास्तव में सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छे डॉक्टर मिले, मतलब अच्छे सांसद, विधायक मिले, संसद में अच्छे लोग पहुंचे, बेस्ट क्वालिटी संसद में पहुंचे, बेस्ट क्वालिटी विधानसभा में पहुंचे, और बेस्ट क्वालिटी नगर निगम में पहुंचे। अभी उल्टा हो रहा है, वर्स्ट क्वालिटी नगर निगम में जा रही, वर्स्ट क्वालिटी विधानसभा में जा रही, वर्स्ट क्वालिटी संसद में जा रही। जो बहुत अच्छा टैलेंटेड है वो तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में चला गया, मेडिकल में चला गया। जो उससे थोड़ा छठा, 12वीं के बाद एनडीए में चले गए, सीए कर लिया, क्लैट में चले गए, ऐसे करके निकल गए, क्रीम निकल गई 12वीं के बाद। सेकंड पोजीशन जो बची वो बीए, बीएससी, बीकॉम करके आईएएस, आईपीएस, बैंक, पीओ, रेलवे, इसमें चला गया। अब जो कुछ नहीं कर पाया
न होमगार्ड बन पाया, न कांस्टेबल बन पाया, न क्लर्क बन पाया, कुछ नहीं बन पाया। उसने बोला हम अब समाज सेवा करेंगे। एक्चुअल में बोला हम, उन्हें कहता नहीं, ये नहीं कहता मैं पॉलिटिक्स करूंगा, पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई ना, तब गंदा नाम नहीं लेता, बोलता हम समाज सेवा करेंगे। भैया सेना में हम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करते हैं, क्लैट और एनडीए। अच्छे वकील छांटने के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट शुरू कर दिया। बैंक में बैंक मैनेजर बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे पीओ शुरू कर दिया। हर जगह एग्जाम। लेकिन हमने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के तरह लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं शुरू किया। और इसमें संविधान में चर्चा हुई थी। जब ये संविधान बन रहा था तो दो विषयों पे चर्चा हुई कि हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट भी सेट करना चाहिए। और सबसे बड़े पैरोकार इसके बाबा साहब अंबेडकर थे। वो कह रहे थे हमें अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आदमी नहीं चाहिए संसद विधानसभा, हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए संसद विधानसभा। लेकिन उस समय एक समस्या थी। समस्या ये थी कि ज्यादातर लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम से में भाग लेना शुरू कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उनकी पढ़ाई छूट गई। बहुत सारे लोग जो बेस्ट टैलेंट थे, बहुत अच्छे जानकार थे, समझदार थे, चाहे वो बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रफी अमीद कदवई, मौलाना कलाम, ऐसे बहुत सारे लोग, उन लोगों की पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। तो इसके चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं आ पाया। दूसरा, इस स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण बहुत सारे लोग ओवरएज हो गए, बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए। इसके चक्कर में मैक्सिमम एज लिमिट नहीं आ पाई। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि भाई अभी ऐसा कर देते हैं कि जो भारत का नागरिक हो, 25 साल का हो, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा और कानून बना के मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट करेगा। अब आप सोचो, जो आदमी जिले को चलाता है, कलेक्टर, उसके ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम, जबकि कलेक्टर के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो सबसे बड़ा काम है उसको कहते हैं कानून निर्माता, लॉ मेकर। जो आदमी दवा दे रहा है, वो एमबीबीएस किया, ट्रेनिंग किया, कोर्स किया, उसको दवा कौन सी देनी, कौन सी नहीं देनी पता है। सैनिक को पता है कि अगर सामने से हमला होगा तो क्या करना है। सबकी बाकायदा ट्रेनिंग भी है, सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, सबकी मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन जिसको देश का सबसे प्रमुख काम करना है, सबसे प्रमुख काम करना है, लॉ मेकर, कानून बनाना है, उसके लिए ना मिनिमम क्वालिफिकेशन, ना मैक्सिमम एज लिमिट, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अगर सबसे पहला कुछ काम करना चाहिए तो सबसे पहले जैसे टीईटी होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे एलईटी शुरू करना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले क्या कहते हैं आप लोग, करना चाहिए नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे, समझे नहीं? क्यों? सुनिए मत। आपका वीडियो है 5 करोड़ लोगों तक जाना है, तो आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है। तो जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जैसे नीट, जेई, एनडीए, क्लैट होता है, टेट होता है, सीटेट होता है, ऐसे एलईटी भी, लेट भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एग्जाम करा लीजिए अपने सांसद, जो आदमी सांसद बनना चाहे उसका एक एग्जाम, जो विधायक बनना चाहिए उसका एक एग्जाम, जो पार्षद प्रधान बनना चाहे उसका एक एग्जाम। कुछ ये कूड़ा कचरा साफ होगा कि नहीं होगा, सफाई होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप लोगों ने इंदौर को स्वच्छ कर लिया, आपको बधाई, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्वच्छ इंदौर से ज्यादा जरूरी है स्वच्छ विधानसभा, स्वच्छ संसद, स्वच्छ नगर निगम। आपने सड़कें साफ कर ली, आपका नगर निगम का भी स्वच्छ होना चाहिए। अच्छे लोग आने चाहिए, राष्ट्रभक्त आने चाहिए, ईमानदार आने चाहिए, पढ़े लिखे आने चाहिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत काम है। एक कलेक्टर से 50 गुना ज्यादा काम सांसद विधायक का है। दुर्भाग्यवश ऐसे ऐसे लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पार्षद प्रधान बन रहे हैं
जिनको उनकी ड्यूटी ही नहीं पता। जैसे पार्षद प्रधान की इस आर्टिकल 243H में बहुत लंबी ड्यूटी है, लेकिन आप किसी पार्षद प्रधान से पूछ लो भैया आपको क्या क्या काम करना है, कहां लिखा है, उसने कभी पता ही नहीं उसको कि संविधान में उसकी ड्यूटी लिखी हुई। विधायक सांसद से पूछ लो आपका क्या क्या काम है, बोले जी मेरा काम जन सेवा करना। बोले क्या क्या, फिर कुछ तो बताओ। बस जन सेवा करना। फंडामेंटल राइट पता ना, फंडामेंटल ड्यूटी पता ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पता ना, उनको करना क्या है ये नहीं पता। तो नतीजा ये हो रहा है, सांसद भी पार्षद वाला काम कर रहा है, विधायक भी पार्षद वाला काम कर रहा है, और पार्षद तो पार्षद वाला कर ही रहा है। भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके इंदौर में ड्रग फैल रहा है, आपके हर कॉलेज के आसपास सिगरेट के पैकेट में पुड़िया बिक रही है, देखने में सिगरेट है लेकिन उसके अंदर अफीम भरी हुई है, उसके अंदर गांजा भरा हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें कानून की गलती है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी गांजा बेचता हुआ पकड़ा गया सिंगापुर में, और कितना, मात्र 900 ग्राम। आप लोग गूगल कर लेना, फांसी हो गई। है किसी की हिम्मत दोबारा सिंगापुर में गांजा बेचने की? हमारे तो मोहल्लों में, शायद आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, चौराहे में गाड़ियों में कांच लगा के उसके अंदर बेचा जा रहा है, कॉलेज के आसपास बेचा जा रहा है, नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। अब ड्रग स्मगलिंग को रोकना, अश्लीलता को रोकना, नशे को रोकना, ये समाज का काम नहीं भैया, ये काम उनका है। वो कानून बने। अगर भारत में ड्रग स्मगलिंग हो रही है, भारत में नशा तस्करी हो रही है, भारत में अश्लीलता फैल रही है, भारत में ब्लू फिल्में मोबाइल घूम रही है, भारत में वेब सीरीज घटिया बन रही है, कोई संस्कार नहीं दिखाया जा रहा है, केवल चोरी लूट झपटमारी दिखाई जा रही फिल्मों में, उसको रोकने का काम समाज का है क्या? लेकिन ध्यान रखिए, कहते नहीं समाज, याद रखिए, समाज और शासन के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो काम समाज 100 साल में कर सकता है, वो काम शासन यानी कानून 1 साल में कर सकता है। आप पूरे भारत को सिखाते रहिए हेलमेट अच्छा है, हेलमेट अच्छा है, हेलमेट लगाना अच्छा है, 100 साल में भी आप सबको नहीं जागरूक कर पाएंगे कि हेलमेट लगाना चाहिए। एक कानून बना दीजिए, जो हेलमेट नहीं पहनेगा 50,000 रुपए पेनल्टी लगेगी, कल से आपको बिना हेलमेट का कोई नजर आएगा क्या? तो पावरफुल क्या हुआ, कानून या समाज? भारत में इतने सारे मौलवी कह रहे हैं सच बोलो, सारे पादरी कह रहे हैं सच बोलो, सारे महामंडलेश्वर कह रहे हैं सच बोलो, सारे धर्मगुरु कह रहे हैं सच बोलो, सारे कथावाचक कह रहे हैं सच बोलो। जब सब लोग कह रहे हैं सच बोलो, फिर इतना झूठ का कारोबार भारत में क्यों चल रहा है? जितने मौलवी, जितने पादरी, जितने कथावाचक, जितने महामंडलेश्वर भारत में है, इतने जापान में तो नहीं है। फिर जापान में आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता? जितने मौलवी, पादरी, कथावाचक, महामंडलेश्वर भारत में, इतने सिंगापुर में तो नहीं है। फिर सिंगापुर में आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता? ये भारत में इतना झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, सब कुछ झूठा 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 क्यों? क्योंकि उसका इलाज हमारे लिखा हुआ रामायण में, भय बिन होय न प्रीति। भय होता है ना, आदमी बिल्कुल सही रहता है, दंड का भय। तो अगर हम चाहते हैं कि अहिल्या माता के सपनों का भारत बने, तो हमें 2 काम करना पड़ेगा तत्काल। पहली बात तो हमें एक देश एक विधायिका संहिता, 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड बनाना पड़ेगा। सांसदों विधायकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी पड़ेगी, उनका मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना पड़ेगा, उनके लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करना पड़ेगा, उनका कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीधे थोड़ी जज बनते हैं, पहले नीचे जज बनते फिर सुप्रीम कोर्ट बनते। सीधे कोई कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी बनता है, सीधे कोई कैबिनेट सेक्रेटरी तो नहीं बनता, सीधे कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं बनता। अरे एसडीएम बनता है, एडीएम बनता है, फिर सेक्रेटरी बनता, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। और भारत में कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल के हुए अनपढ़ अनाड़ी गंवार, संविधान को देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बाप की औलाद है कि पार्टी उन्हीं की है, पिताजी टिकट देने वाले भी पिताजी, जाति का जहर घोला, थोड़ा शराब बांटा, थोड़ा पैसा बांटा और जीत के पहुंच गए। तो इस देश में
एक देश एक विधायिका संहिता, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि देश के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, वो तभी हो पाएगा जब इस देश में एक देश एक विधायिका संहिता लागू होगी। आशा करता हूं कि आप लोग भी इस बात से सहमत हो। अगर आप सहमत हैं तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। अब आया दूसरा बात। कुम्हार, उसका एक हाथ नीचे होता है, एक हाथ ऊपर, ऐसे रहता है। वो नीचे वाले हाथ से मिट्टी को सेक देता रहता है और ऊपर वाले हाथ से दबाता रहता है। नीचे वाले हाथ से उठाता रहता है, ऊपर वाले हाथ से दबाता रहता है। या दूसरा, किसान का एग्जांपल। किसान सीधे खेत में बीज बोता है, उसके पहले कुछ और करता है। पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है। तो बुआई के पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, फिर बुआई। हमने वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया। पहली बात तो अच्छे लोग संसद में पहुंचना कम हो गए, राजनीति लोगों को नफरत लगने लग गई। अच्छे लोग सोचते हैं मैं यार, पहली बात तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट भी मिल गया तो जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए भैया बाहर ही रहो। अब इसके चक्कर में गंदे लोग पहुंच गए। भाई वो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, खाली तो रहेगी नहीं, संसद तो ऐसा नहीं खाली रहेगी, विधानसभा खाली रहेगी, वहां तो लोगों को जाना ही। अच्छे लोग सुस्त पड़ गए व्यवस्था के कारण या भ्रष्टाचार के कारण, किसी और के कारण, तो गंदे लोग पहुंच गए। अब गंदे लोग पहुंच गए तो कानून कैसे बनाएंगे? हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाने से पहले 50 देशों का संविधान पढ़ा था और 10 देशों के संविधान की नकल की। 10 देशों। हम लोग जब कानून बनाते हैं तो 10 देशों का कानून तो छोड़ दीजिए, इवन इतना नहीं पढ़ते कि अगर मध्य प्रदेश में कानून बन रहा है तो देख लें यूपी में कौन सा कानून चल रहा है, दिल्ली में कौन सा चल रहा है, राजस्थान में कौन सा चल रहा है, कौन सा, कम से कम अपने राज्यों में तो देख लें। क्या पता किसी राज्य ने हमसे अच्छा बनाया हो। तरीका तो यह है कि जैसे अपना घर बनाने के पहले 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, अपना घर बनाने के पहले 10 नया घर देखते हैं, वैसे कानून बनाने के पहले कम से कम 10 देशों का कानून देख लेना चाहिए, जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। कुछ जापान से कॉपी किया, कुछ फ्रांस से कॉपी किया, कुछ आपके अमेरिका से कॉपी किया, कुछ ब्रिटेन से कॉपी किया, अलग अलग जगहों से कॉपी किया। वो व्यवस्था अब छूट गई। अब हम नहीं कॉपी करते, एक आए बिल ड्राफ्ट करते हैं, पेश कर देते हैं, पास हो जाता है, बात खत्म। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए इनफैक्ट पूरी दुनिया में देखना ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखना है, दुनिया में नहीं जाना। भारत की जीडीपी 40% थी चंद्रगुप्त के टाइम, आज हम 8% या 9% के आसपास जीडीपी पे रुके हुए। तो क्यों? हमें देखना चाहिए चंद्रगुप्त टाइम में क्या व्यवस्था थी। आज के 2-2.5 हजार साल पहले अपराध बहुत कम थे, लोग बहुत ईमानदार थे। आज अपराध भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज्यादा है, झूठ भी बहुत ज्यादा है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि पहले क्या था। वास्तव में जिसको अब धीरे धीरे वैज्ञानिक मानने लग गए, बड़े डेवलप्ड कंट्री मानने लग गए, उसको हमने आज तक भी नहीं अपनाया। जो हमारा 16 संस्कार का प्रावधान था, गर्भाधान संस्कार और भी उसके आगे जितने संस्कार, उस संस्कार को अमेरिका ने भी मान लिया। तो वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। वास्तव में अगर हमें अच्छी संतान चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, अगली पीढ़ी अच्छी चाहिए, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब उसको फॉलो करने के लिए एक तरीका तो है कि समाज उसको फॉलो करना शुरू करे, समाज जागरण करना शुरू करे। दूसरा क्या तरीका है, उसको हमारी किताबों में डाल दिया जाए, सरकार उसके लिए इनिशिएटिव ले। मैं आज सुबह आपके प्रसिद्ध गुरुजी ठंडाई आपके बनती है ना, उनके साथ बैठा हुआ, शर्मा जी के साथ, राधेश्याम शर्मा जी के साथ। तो उन्होंने हमें बड़ा बताया कि ये 16 संस्कार पे वो लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा उनके पास पूरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, जिसमें उन्होंने 16 संस्कार का वैज्ञानिक क्या क्या उसका तरीका है, क्या क्या उसके साइंटिफिक बेनिफिट है, उस पर उन्होंने चार्टर बनाया। उसको IIM में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, मेडिकल कॉलेज में भी दे रहे हैं।
अगर उन 16 संस्कारों में सब में नहीं, कम से कम शुरू का 5 संस्कार जो बच्चा पैदा होने से पहले होता है, उसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने आशा दीदी को बता दें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसे डॉक्टर उसको बताना शुरू कर दें। अल्टीमेटली आज की डेट में सब लोग लगभग हॉस्पिटल से कनेक्ट हो चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल चुका है, आदिवासी एरिया में खुल चुका है, शहरों छोड़िए, मतलब गरीब से गरीब एरिया में खुल चुका है। अगर उसके लाभ के बारे में डॉक्टर जान ले, आया जान ले, नर्स जान ले, हमारी आशा दीदी जान ले, और जो आए वहां पे प्रेगनेंसी के बाद उनको बताना शुरू करें, चलो पहला संस्कार तो छूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे महीने में ये करना, चौथे, छठवें में ये करना, और उससे समाज का लाभ हो, तो ये हिंदू मुस्लिम का तो इश्यू नहीं है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? एक संस्कारी भारत बने, अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, समाज में अच्छे लोग हो, अच्छी युवा पीढ़ी आए, जिसके अंदर राष्ट्रवाद भी हो, जिसके अंदर ईमानदारी भी हो, जिसके अंदर मेहनत हो, जो माता पिता का सम्मान करे, भाई के साथ प्रेम से रहे, बहन के साथ प्रेम से रहे, हर तरीके संस्कारी हो। अल्टीमेटली लक्ष्य तो यही है। उस लक्ष्य की पूर्ति अगर इस तरीके से हो सकती है तो उस पे हॉस्पिटल के थ्रू इंप्लीमेंट करने में ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट हो पाएगा, या जैसे अपने शर्मा जी कर रहे, गुरुजी ठंडाई वाले, कैसे जल्दी फास्ट हो पाएगा? हॉस्पिटल से। समाज की एक लिमिट होती है। हम कह रहे 1 लाख एनजीओ लगा दीजिए 16 संस्कार को घर घर पहुंचाने में, 50 साल लग जाएगा। अगले साल उसको प्राइमरी की किताब में डाल दीजिए, 1 साल के अंदर घर घर पहुंच जाए। ये पावर होती है। लेकिन दुर्भाग्य उस पर अपराध पे चर्चा हो रही है, अपराध के मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही। भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है, मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही। संस्कार खत्म हो गए, उसके बाद आई शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में आज भी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा बच्चा? देखो उसने यहां क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस? ना कोई मोरल ऑफ द स्टोरी, ना उसका कोई भारत से लेना देना। ऐसी ऐसी फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इतनी चीजें लिखी गई हैं, वैज्ञानिक चीजें लिखी गई हैं। हमारे वेदों में ऐसी ऐसी ऋचाएं हैं जो सब पे लागू होती हैं। आप लोग कभी गूगल करना अष्टांग योग, अष्टांग योग, और उसके बाद आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, जितने और रिलीजन हैं सबके आप 5 टेनेट्स जो मुख्य जो उनके तत्व है उसको गूगल कर लीजिए। आपको ये लगेगा अच्छा ये भी अष्टांग योग से निकला हुआ है, ये भी अष्टांग योग से निकला हुआ है, ये भी अष्टांग योग से निकला है, ये यम नियम ये भी यहां से निकला, ये यहां से निकला। दुनिया का कोई भी रिलीजन जो उनके मुख्य मेन टेनेट्स हैं वो अष्टांग योग के बाहर नहीं। लेकिन हम अष्टांग योग को अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं, अष्टांग योग को नहीं पढ़ाते, संस्कार को नहीं पढ़ाते, विधि विधान को नहीं पढ़ाते। वायु प्रदूषण कैसे नियंत्रित हो सकता है हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण कैसे नियंत्रित हो सकता है हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। कौन से पेड़ से एयर पोल्यूशन कम कंट्रोल होगा, कौन से पेड़ से नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होगा, पानी में क्या क्या डालने से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, हमारे यहां लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और। ये जो हमारे दिमाग में गुलाम मानसिकता आ गई कि भारत की हर चीज बेकार है और विदेशी हर चीज अच्छी है ना, इस गुलामी की मानसिकता से हम इसलिए नहीं निकल पाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया। अब थोड़ा एफर्ट शुरू हुआ है, शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। वास्तव में अगर हम माता अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हमें 2 काम करना पड़ेगा। एक शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, एक न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा। बिना उसके बदले नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए, अगर हमें कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो हमें नया काम करना पड़ेगा। पुराने तरीके से काम करने से पुराना रिजल्ट आएगा, नया रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा व्यवस्था जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी,
या जो हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जितने बड़े पहलवान पैदा हुए, आज की डेट में उस टक्कर कोई पहलवान पैदा हुआ? बोलिए जरा। उस समय जितने बड़े धनुर्धर पैदा हुए, आज कोई ऐसा धनुर्धर है क्या? बाजीराव पेशवा जैसा आदमी आज कोई पैदा हो रहा है क्या? वो तो जिम में नहीं जाते थे। वो जिम में जाते थे क्या? नहीं। वो शीर्षासन सूर्य नमस्कार करते थे। आज की डेट में हमारे युवा पीढ़ी ने जिम में जाना, थोड़ा ऐसे से करना है, शीर्षासन सूर्य नमस्कार उसको सिखाया नहीं जा रहा। दुनिया का सबसे पावरफुल आसन हमारे भारत में, जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं, अगर उसको स्कूलों में डालें, बच्चे करें, घर में आके सीखें, माता पिता भी करें, आपका 25% योग प्राणायाम को अनिवार्य कर दिया जाए स्कूलों में, योग साधना को अनिवार्य कर दिया जाए, मैं कह रहा हूं 25% हेल्थ का बजट ऐसे ही कम हो जाएगा। 25% हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए, 25% अपराध खत्म हो जाएगा। पर 25% अष्टांग योग में जितनी बढ़िया विधि लिखी है, इतना आसान है, फ्री ऑफ कास्ट है, सब कुछ मुफ्त है। वो मुफ्त वाला काम नहीं हो रहा है। हाँ, पुलिस बनाई जा रही है, कोर्ट बनाई जा रही है, ये डिपार्टमेंट बन रहा है, वो डिपार्टमेंट बन रहा है। एक चीज बताइए, पुलिस एक होता है प्रोएक्टिव सिस्टम, एक होता है रिएक्टिव सिस्टम। पुलिस अपराध के बाद काम करता, अपराध के पहले। और हम तो ये कहते हैं कि बीमारी को पहले ही खत्म कर लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने पढ़ा है ना। तो पुलिस तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सिस्टम नहीं है, योगा इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है। हमने इतने थाने बना दिए, इतने पुलिस बढ़ा रहे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर वार्ड में, हर ग्राम सभा में आप एक योग मित्र अपॉइंट करिए। और मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत अगर इंदौर से हो तो और अच्छा है। इंदौर हर मामले में अच्छा है। अपने मेयर साहब को पकड़िए, आप एक यहाँ मॉडल खड़ा करिए, हर वार्ड में एक योग मित्र, और वहां सामूहिक लोग योग करें। धीरे धीरे उस मॉडल को बाहर करें। जरूरत पड़ी तो मैं पीआईएल भी कर दूंगा, क्योंकि हेल्थ का इश्यू है, लोगों का पैसा बचेगा। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, हॉस्पिटल में बर्बाद हो रहा है, दवा में बर्बाद हो रहा है। और एलोपैथ तो ऐसा सिस्टम है, एक बीमारी जाती दूसरी आ जाती है। डायबिटीज खत्म होती तो किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। योग मित्र से न डायबिटीज होगी, न कोलेस्ट्रॉल होगा, तो किडनी भी नहीं खराब होगी। अगर हमने योग प्राणायाम को घर घर पहुंचा दिया, और मैं कह रहा हूं ना, बाबा रामदेव इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, पूरे भारत में नहीं पहुंचा पाए। शासन कितना पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री जी ने उसको 200 देशों में पहुंचा दिया। पहुंचाया नहीं पहुंचाया? ये पावर होती है, ये शासन की पावर होती है। जो काम बाबा रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, और भी इतने सारे लोग महापुरुष हैं, भाई राजीव दीक्षित जी ने, और भी कितने सारे लोगों ने इस पे 20-25 साल में जितना काम किया, तब भी उतना नहीं पहुंचा पाए, घर घर नहीं पहुंचा पाए। वो काम प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन में कर दिया, सीधे यूएन से पास हो गया, और एक भी देश ने उसका विरोध नोटिंग नहीं किया। इसका मतलब योग तो बढ़िया है, पूरी दुनिया को पता चल गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमारे सिलेबस में नहीं आया अभी तक। सिलेबस में आना चाहिए। क्यों? सिलेबस, प्राइमरी की सिलेबस का फायदा ये होता है, बच्चा खुद भी पढ़ता है, और बच्चा पढ़ता है तो अपने माता पिता से भी चर्चा करता है, माता पिता उसको होमवर्क कराते हैं, माता पिता भी सीखते हैं। वो थोड़ा उस पर तर्क भी करता है, उस पर क्या फायदा है, क्या नुकसान है। योग से बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, वैसे मेरी पीआईएल चल रही है, इसमें मेरी पीआईएल चल रही है कि देश में योग को अनिवार्य किया जाए, 8वीं तक हर हालत में हर स्कूल में पढ़ाया जाए। ऐसी हमारी पीआईएल चल रही है। सरकार को नोटिस भी हो रखा है, देखते हैं आज नहीं तो कल आ जाएगा।
मैंने पहले PIL फाइल किया था कि भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा उस पर। उसके बाद से काफी काम हुआ, 2015 PIL फाइल किया था। अभी हमने उसको सिलेबस में अनिवार्य किया जाए, वो भी किया। दूसरा, अच्छा संस्कार डालने के लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। हमारे देश में 3 चीज फ्री थी पहले, शिक्षा फ्री थी, चिकित्सा फ्री थी, न्याय फ्री था। न्याय व्यवस्था फ्री थी, और न्याय व्यवस्था 7 लेयर की थी। अभी तो 3 लेयर की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। पहले 7 लेयर की थी। पहला, घर में भाई भाई में विवाद हुआ तो पहला लेयर है घर के सारे लोग बैठ के उस पर चर्चा करें। उनसे नहीं हो पाया तो मामा मौसा भी बुलाए जाएंगे। मामा मौसा से भी नहीं हुआ, बहन बहनोई से नहीं हुआ, तब गांव जो ग्राम सभा के सभापति वो बुलाए जाएंगे। ऐसे करते करते राजा के पास पहुंचते पहुंचते राजा जो मतलब राजा का मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो 7वें लेयर पे थे, टॉप लेयर पे थे। तो सामान्यतया विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं था, राजा तक पहुंचता ही नहीं था। घर में निपट गया, घर से नहीं निपट गया तो मामा मौसा आ गए, बहन बहनोई आ गए, उससे नहीं निपटा तो गांव में सब लोग बैठ गए, करते करते पहुंच गए। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो विवाद बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा मन रहेगा तो विवाद कम होगा कि नहीं होगा, आप बताइए जरा। अच्छा संस्कार रहेगा तो विवाद कम होगा कि नहीं होगा। अच्छा संस्कार रहेगा तो नशा की तरफ कोई भागेगा कि नहीं भागेगा क्या। अच्छा संस्कार रहेगा अश्लीलता की तरफ भागेगा क्या, नहीं। तो बेसिक सबसे रिक्वायरमेंट है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो। ये जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था है, इसको खत्म किया जाए और फिर से भारत में वही वैदिक शिक्षा व्यवस्था जो बच्चे को अच्छा बेटा भी बनाती थी, अच्छा पति भी बनाती थी, अच्छा इंसान बनाती थी, अच्छा समाज का नागरिक बनाती थी, उस व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। आज की डेट में वो व्यवस्था नहीं है। और पहली बात याद करिए, राजा दशरथ और सुमन, एक राजकुमार और एक नाविक का बेटा, दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, एक गुरुकुल में। भगवान राम निषाद राज, एक राजकुमार एक नाविक का बेटा, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण सुदामा, एक राजा का लड़का एक गरीब ब्राह्मण, एक गुरुकुल में पढ़ते थे। आज की डेट में व्यवस्था ऐसी है क्या? मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या आज की डेट में? क्लर्क और कलेक्टर का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। इस देश में शिक्षा के भारतीयकरण के साथ साथ समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। अरे गणित विज्ञान बाद में पढ़ लेगा, अंग्रेजी बाद में पढ़ लेगा, पहले वो अच्छा इंसान तो बन जाए, अच्छा नागरिक तो बन जाए, अच्छा बेटा तो बन जाए, अच्छा भाई तो बन जाए, अच्छी बहन तो बन जाए, स्वस्थ तो हो जाए, सबल हो जाए, संस्कारी हो जाए, हर तरीके से समृद्ध हो, पहले ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो CBSE, ICSE बोर्ड, ये दुनिया भर के बोर्ड फोर्ड चल रहे हैं, अब समय आ गया है कि एक देश एक शिक्षा व्यवस्था, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड, एक देश एक शिक्षा संहिता। और इसकी शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रबुद्ध जन इंदौर से इसकी डिमांड शुरू करें। डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, जिस चीज की डिमांड होती जाएगी उसकी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। डिमांड करिए सप्लाई होगी, नहीं डिमांड करेंगे सप्लाई नहीं होगी। अगर CBSE बोर्ड वाले CBSE बोर्ड में पढ़ा के खुश है, ICSE बोर्ड वाले उसमें पढ़ा के खुश है, तब यहाँ वैदिक शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं आएगी। जब तक सब लोग नहीं कहेंगे नहीं नहीं बंद करिए, इसको बंद करिए। और अगर लोगों को गलतफहमी है कि नहीं नहीं फर्स्ट अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है, तो मैं भी आपको बता दूं, मैंने A फॉर एप्पल होता है, मैंने 6वीं में पढ़ा था। पहले ऐसे ही होता था, जो पुराने लोग हैं सबको पता है, 6वीं में आता था। हमने भी A फॉर एप्पल, A ऐसे बनता है, वो 6वीं में जाके पढ़ा। उसके पहले हमें पता ही नहीं था A भी कोई चीज है, B कोई चीज है, C D भी कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट वकालत हमारी चल रही है ना, तो इसका मतलब 6वीं से अंग्रेजी पढ़ा के भी अंग्रेजी से ज्यादा जरूरत लोगों को संस्कृत की है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे
कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करिए। बाबा साहब का रेजोल्यूशन वो फेल हो गया, उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि भारत में संस्कृत राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, संस्कृत राजभाषा होनी चाहिए। बाद में वो हिंदी हो गई, अलग बात है, लेकिन उनका कहना था संस्कृत होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि संस्कृति का ज्ञान होने से भारत की संस्कृति मजबूत होगी। बहुत सीधा रिलेशन है संस्कृत भाषा का और संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सीधा सीधा रिलेशन। और आप खुद भी अनुभव करते होंगे, सब बड़े बैठे हुए हैं, जैसे जैसे संस्कृति भाषा का विलोप हुआ है और जैसे जैसे अंग्रेजी बढ़ी है, भारत की संस्कृति कमजोर हुई है कि नहीं? जितना अंग्रेजी मजबूत होगी उतना भारत की संस्कृति कमजोर होगी। जितना भारत संस्कृति भाषा मजबूत होगी, जन जन की भाषा बनेगी, उतना ज्यादा भारत की संस्कृति मजबूत होगी। सीधा रिलेशन है। इसलिए और ये बड़ा संभव भी है। एक चीज बताइए, पूरे देश में गणित का सिलेबस कॉमन हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, जूलॉजी का हो सकता है, बॉटनी का हो सकता है। और केंद्रीय विद्यालय में है, हमारे देश में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका सिलेबस कॉमन है। केंद्रीय विद्यालय में वो ब्रिगेडियर का बच्चा पढ़े चाहे वो लांस नायक का बच्चा पढ़े, सिलेबस एक है। एयरफोर्स का स्कूल होता है, जो आर्मी का स्कूल होता है, उसमें हवलदार का बच्चा हो चाहे वो जनरल का बच्चा हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेबस कॉमन है। आर्मी में इतना भाईचारा क्यों होता है, आपको भी नोटिस करना। आर्मी के लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कैंटोनमेंट जो बोर्ड है वहां एक ही स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, और उसी में मेजर का बच्चा भी पढ़ रहा है, कैप्टन का भी पढ़ रहा है, ब्रिगेडियर का भी पढ़ रहा है, माली का भी पढ़ रहा है, नाई का भी पढ़ रहा है, धोबी का भी पढ़ रहा है, कोई भेदभाव ही नहीं। तो अगर केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है, एयरफोर्स स्कूलों का सिलेबस एक हो सकता है, तो इसका मतलब वन नेशन वन सिलेबस पॉसिबल है। और दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड है, वन नेशन वन सिलेबस है। कुछ लोग कहते होंगे भारत इतना बड़ा है, भारत में नहीं हो सकता, तो चीन भारत से भी बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है। अगर चीन में कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वन नेशन वन एजुकेशन हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मेरा यह मानना है कॉमन सिविल कोड से भी ज्यादा जरूरी है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। पहले सबकी सोच तो एक जैसी हो, सब एक जैसा सोचे, तो सब भारत की तरीके से सोचे, तो सब भारत को, भारत के संस्कार को माने। तो पहले विदेशी संस्कृति मानेंगे, विदेशी कल्चर को मानेंगे, विदेशी रीति रिवाज मानेंगे, भारत के संस्कृति को नहीं मानेंगे, तो फिर भैया बड़ा मुश्किल है। इसलिए मां अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। जो मैंने कहा ना, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर, जैसे कुम्हार बनाता है बर्तन, एक हाथ नीचे एक हाथ बाहर, ये अंदर वाला हाथ एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अब आया दूसरा, ऊपर वाला हाथ। ऊपर वाला हाथ का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, न्यायिक व्यवस्था का। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, भारत में, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। अब तो इंडिया खत्म हो गया, अब तो भारत आ गया, अब तो सारे कानून का नाम ही भारत भारत होगा। देर से ही सही जागे तो 75 साल लगा दिए, जो काम उसी समय होना था देर से ही सही हुआ। इसके लिए हम सबको एक बार मोदी जी का धन्यवाद कर देना चाहिए कि उन्होंने समय भी बड़ा सही चुना। G20 में ही भारत शुरू कर दिया, बोले सारे मेहमान आए, काम करो, इनके दिमाग से इंडिया हटा दो। इसलिए जितने इनविटेशन थे, जितने कार्ड थे, जितने दरवाजों पे बोर्ड थे, जितने बैनर पोस्टर थे, सब पे भारत भारत भारत। और अब बाहर वाले भी भारत माता की जय बोल रहे हैं सब। अंग्रेजों ने पहली बात तो जितने कानून बनाए थे वो लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाए थे। और इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, अगर अंग्रेजों का कानून अच्छा होता तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? अंग्रेजों को। भाई इस देश में पीड़ित कौन था? भारतीय।
टॉर्चर करने वाले कौन थे? अंग्रेज। और सजा किसको होती थी? भारतीयों को। इसका मतलब अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था बेकार है। इसका मतलब अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था बेकार है। इसका मतलब अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था बेकार है। इसका मतलब अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम भी बेकार है। जब से हमने अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम लिया हुआ है, आज तक कभी 2 डिजिट भी जीडीपी अपनी नहीं पहुंची। और 2000 साल पहले अपनी जीडीपी 40%। आचार्य चाणक्य के टाइम में जब 1 नेशन 1 टैक्स कोड था भारत में, केवल एक ही टैक्स लगता था, तो भारत की जीडीपी 40% थी। आज वैसे सारे टैक्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी 3, 4, 5 तो बचे हुए। जीएसटी बचा हुआ है, वैट है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है। आज समय कम है, उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा। लोग कह रहे थे 1 नेशन 1 टैक्स पे बोलिएगा, लेकिन आज समय नहीं है। आप कह रहे थे। हाँ। न्यायिक व्यवस्था, बैठिए। न्यायिक व्यवस्था, फेडरल पिनल कोड और हमारे इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता आने वाली है, लेकिन अभी वो चल रहा है इंडियन पिनल कोड, उसमें अंतर क्या है? इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23, और फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123। अमेरिका की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ है। अमेरिका में क्राइम भी कम है, फिर भी वहां के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है। भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, अपराध भी ज्यादा है, इसके बावजूद मात्र 23 चैप्टर है। अब वो क्या रहा है? घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, ऐसे मतलब कानूनों का पूरा मकड़जाल। और न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए जरा। सिपाही, कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा हुआ है? 10वीं या 12वीं पास। अब वो 10वीं या 12वीं पास कांस्टेबल ये 50 कानूनों को याद कर सकता है क्या? नहीं। हम लोग डायरी रखते हैं। अगर हमारी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, जून, मई, ऐसे 12 डायरी साल में हो जाए, हम मेंटेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक डायरी है, 12 महीने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, आराम से चल रही है। अमेरिका में उन्होंने यही अडॉप्ट किया। उन्होंने सारे के सारे जितने भ्रष्टाचार अपराध के कानून थे, सबको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दिया, जिसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। चैप्टर वाइज, घूसखोरी एक चैप्टर, जमाखोरी एक चैप्टर, मिलावटखोरी एक चैप्टर, कालाबाजारी एक चैप्टर, नशा तस्करी सारा एक। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो सिपाही वहां पे एफआईआर लिखता है, उसको 50 कानून अलग अलग नहीं खोलना है, सीधे इसके इंडेक्स में गया, इंडेक्स में देखता गया। अच्छा, आपने कंप्लेन दिया, भाई मेरी मोबाइल चोरी हो गई, देख लिया, अच्छा चोरी वाला कौन सा चैप्टर है, वहां से धारा उठा के लगा दिया। हमको माँ बहन की गाली दिया था, अच्छा गाली वाला कौन सा चैप्टर है, वहां से एक धारा उठा के वहां डाल दिया। तो अच्छी तरीके से एफआईआर लिखा जाता है वहां पे। भारत में 50 कानून है, उस बेचारे हवलदार को 50 कानूनों से धारा निकालना पड़ेगा, तो वो भी शॉर्टकट करता है। क्या करता है? आईपीसी की 2-3 धारा लगा देता है। अब उस 10वीं या 12वीं पास कांस्टेबल के लिखे हुए एफआईआर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपना फैसला करते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, एडवोकेट हैं, सारे एडवोकेट्स अपना दिमाग लगाते हैं। डिफेंस लॉयर कहेंगे देखो जी, नहीं शिकायत ये थी, एफआईआर तो ये है। जांच करने वालों को भी ज्यादा कानून नहीं पता, वो भी सिंपल भी है, उनको भी ज्यादा नहीं पता, पूरा प्रोसीजर वो भी नहीं फॉलो करते, तो बताए देखो जी शिकायत में ये लिखा है, एफआईआर में ये लिखा है, और जांच में ये हो गया, तो सबूत के अभाव में बरी हो गए। और कई बार ऐसा हुआ कि सबूत था या नहीं था, सजा भी हो गई। हमारे देश में सामान्यतया आप लोग सुनते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दे दिया, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा, भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अमेरिका में झूठ बोलना बहुत गंभीर अपराध है, तो इसलिए वहां आदमी कोई गुनाह करता नहीं, और करता है तो एडमिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि पता चला चोरी करने पे 5 साल सजा, और अगर झूठ बोल दिया तो 10 साल, झूठ बोलने वाला 15 साल सजा। बोला हाँ जी शर्ट चोरी किया था, हाँ जी मोबाइल चोरी किया था। क्यों? क्योंकि कम से कम एक ही धारा लगी ना मोबाइल चोरी वाली। अगर उसने बोला हमने चोरी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर दिया, टेस्ट करके उसका पता कर लिया तो झूठ बोल रहा है, तो 10 साल वो भी और जुड़ गया, 15 साल सजा हो जाएगी। इसलिए मोबाइल चोरी करते बोला हाँ जी मोबाइल चोरी किया। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है।
सिटीजन चार्टर लागू करने की जरूरत है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर सिस्टम लागू करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि माता अहिल्या के सपनों का भारत बने, तो माता अहिल्या तो न्याय के लिए मानी गई। अब आप सोचिए कि उन्होंने अपने पुत्र, ऐसी एक हमने भी सुना, अपने पुत्र के बारे में उन्होंने पुत्र को नहीं छोड़ा। आजकल जज साहब उतना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाए, 1 महीने में जांच हो जाए और साल भर में सजा हो जाए। इतना अगर होना शुरू हो जाए तो भारत में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। आज की डेट में दबंग गरीब का जगह की जमीन क्यों कब्जा कर लेता है? उसको पता जमीन कब्जा कर लिया 50 साल मुकदमा चलेगा, तब तक हम इस पे अपना काम करते रहे। सड़क पे अवैध निर्माण क्यों होता है? उसको पता 50 साल मुकदमा चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपराधों को आप देखिए तो हमारी न्यायिक व्यवस्था इनफैक्ट अपराध को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म की जय नहीं कर रहे तो धर्म का नाश नहीं कर रहे। अगर आप अपराधियों को जल्दी से सजा नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप अपराध को बढ़ा रहे हो। और आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा, पंजाब में अफीम तस्करी के लिए जेल गया था और बेल पे आया तो हीरोइन की तस्करी करने लग गया। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती कि साल भर में उसको सजा हो गई होती, 10 साल 20 साल सजा हो गई हुई, जैसा फ्रांस में तो फांसी देते हैं, फ्रांस में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी है। अगर वैसा कानून होता तो एक को फांसी हो गई होती तो बाकी फांसी नहीं हुई। कुछ लोग सोचते हैं नहीं कठोर कानून नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? अग्नि मिसाइल बन सकती है 7000 किलोमीटर मार करने वाली, तो कानून कठोर क्यों नहीं होना चाहिए? हमने परमाणु बम बनाया है, चलाया क्या? बोले चलाया क्या? नहीं चला। ये जो बड़े बड़े मिसाइल बनाई जाती है, परमाणु बम बनाए चलाने के लिए नहीं, इकाई लिए होते हैं डराने के लिए। ऐसे जो दुनिया ने फांसी का कानून बनाया, आजीवन कारावास का कानून बनाया है, वो सबको फांसी देने के लिए थोड़ी किया, डराने के लिए किया है। 5 7 साल 10 साल में किसी एक को फांसी देते रहते हैं, मामला ठीक रहता है। जैसे आप लोग बता रहे थे भ्रष्टाचार का, चाइना में एक कंपनी के जीएम ने वेंडर से 2 लाख युआन ले लिया, उसको फांसी दे दिया जीएम को। अब दोबारा किसी कंपनी का जीएम अपने वेंडर से पैसा मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला हो गया, 1,76,000 का 2G हो गया। ऐसे भगवान ने कितने सारे घोटाले हो गए, किसी फांसी हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं समाज के जागने से, समाज का जागृत होना जरूरी है, समाज का जागृत होना जरूरी है। लेकिन समाज समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। समस्याओं का समाधान तब होगा जब जुडिशियल सिस्टम स्पीडी होगा, फास्ट होगा, फटाफट लोगों का मुकदमा फैसला होना शुरू हो जाएगा। शांति तब आएगी, समृद्धि तब आएगी, खुशहाली तब आएगी जब संस्कार ऐसा हो कि कोई व्यक्ति गलत काम न करे और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि गलत काम करने से उसकी रूह कांप जाए, तब जाके शांत समृद्ध बनेगा। इसका जीता जागता उदाहरण दुबई है। 50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, केवल रेगिस्तान था। जो लोग दुबई गए होंगे, पहले गए होंगे, उनको पता है। 50 साल पहले दुबई में एक सिंपल रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं। आज दुनिया का बहुत ही अच्छा एक शहर बन गया कि नहीं बसा? 2 काम किया, भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, आज डेवलप कंट्री बन गया। कैसे? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। जब से हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, उसके बाद जापान बर्बाद हो चुका था। आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया। क्यों? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। हमसे 2 साल के बाद आजाद चाइना हुआ था। हम 1947 में आजाद हो गए थे, चाइना 1949 में आजाद हुआ। चाइना जापान का गुलाम था, विश्व महाशक्ति बन गया, हमसे पहले बन गया। क्यों? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। न्यायिक व्यवस्था अगर अच्छी होती है तो आदमी अपराध करने से पहले डरता है। और न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि अपराध करने वाला पार्षद बन रहा है, प्रधान बन रहा है, सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा या घटेगा? अब इसका समाधान भी समझ लीजिए। जैसे आप लोग इधर एकत्रित हो रहे हैं ना,
ऐसे ऐसे अपने अपने सांसदों के पास एकत्रित हुई, क्योंकि डॉक्टर वही है, दवाई वही निकालेंगे। मैं तो पर्चा लिख रहा हूं कि कौन कौन सी दवा चाहिए, दवा उधर से निकलेगी। अपने अपने सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए, उनसे पूछिए कि भाई साहब ये बताओ, ये समस्या जो भारत में है ये पूरी दुनिया में है या कहीं एक आध देश बचा भी है जहां नहीं है? अजान नहीं है वहां का पता करो। जैसे आपको ज्यादा कानून के बारे में नहीं पता, इतना तो कह ही सकते हो कि ये बताओ, ये जो अश्लीलता फैल रही है, लोगों के मोबाइल में ब्लू फिल्म घूम रही है, सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, स्कूल कॉलेज में हमारी युवा जनरेशन बर्बाद हो रही है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है या कहीं इससे बचा भी है? अगर दुबई में ऐसा नहीं है तो देखो दुबई में क्या सिस्टम है, सिंगापुर में ऐसा नहीं तो सिंगापुर का सिस्टम देखो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो समाज केवल इतना कर सकता है, अपने समाज के डॉक्टर को पकड़ के उसको झकझोर सकता है, और हम लोग करते भी हैं। घर में बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी बुखार हो गया, उसने दवा दे दिया, दवा काम नहीं किया, दोबारा क्या कहते हैं उसको जाके, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब दवा काम नहीं कर रही, कुछ बदलो इसको। और अगर वो दवा फिर वही देता रहे फिर क्या करते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं। तो जहां घर की बीमारी के लिए डॉक्टर बदल देते हैं, देश के लिए बीमारी के लिए 75 साल से डॉक्टर तो बदल रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने दवा नहीं बदली। बीमारी दवा से ठीक होती है, डॉक्टर से नहीं। हम लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर अच्छा है। आपके शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है क्या? आपके शरीर में क्या जाता है? दवा। ना हॉस्पिटल आपके शरीर के अंदर जाता है, ना दवा अंदर जाती है। लेकिन हम कहते हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, कभी ये नहीं कहते दवा बड़ी अच्छी है। वैसे ही जितना जरूरी है अच्छा शासक, उतना ही जरूरी है अच्छे कानून। जितना जरूरी है अच्छा डॉक्टर, उतना जरूरी है अच्छी दवा। जितना जरूरी है अच्छा ड्राइवर, उतना जरूरी है अच्छी गाड़ी। जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री, उतना जरूरी है अच्छा सीमेंट बालू। यहाँ बहनें बैठी हुई है, बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, आपके किचन का तेल मसाला गड़बड़ हो, अच्छा खाना बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। आप लाख बड़े अच्छे हो, और जब खाना अच्छा नहीं बना तो आपकी अच्छाई किस काम की? किसी काम की है क्या? आप बड़े एक्सपर्ट हो, खाना स्वाद बन ही नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समस्या का समाधान है, करना पड़ेगा सरकारों को, लेकिन हम लोग केवल उनको जागृत कर सकते हैं, जगा सकते हैं। अल्टीमेटली पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना पड़ेगा, शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा, चिकित्सा का भारतीयकरण करना पड़ेगा, टैक्स व्यवस्था का भारतीयकरण करना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना पड़ेगा, विदेशी कानून, विदेशी व्यवस्था, विदेशी पुलिस व्यवस्था, विदेशी न्यायिक व्यवस्था, विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, ये जितना विदेशी माल चल रहा है ना, इस विदेशी माल को हटाना पड़ेगा। जिन्होंने भारत के सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना लिया, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन्होंने मानवता का झूठा पाखंड किया, वहां बदहाली है, अराजकता है। आपके सामने पाकिस्तान है, आपके सामने बांग्लादेश है, आपके सामने अफगानिस्तान है। ये सब बड़े अच्छे राष्ट्र थे, शांत थे, समृद्ध थे, खुशहाल थे। जैसे हम लोग थे ऐसे अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था। आज क्या है? बदहाली हो रखी। क्यों? नियम कानून ठीक से नहीं बनाया उन्होंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियम कानून। आप लोग आए, इतनी देर सुने, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की स्वाभाविक है कि रानी अहिल्याबाई की सपनों के भारत की जब बात होती तो जो पूरा विषय हम सभी के बीच में आया कि किस प्रकार से माँ अहिल्या न्याय की देवी मानी जाती हैं और किस प्रकार से माँ अहिल्या ने स्वावलंबिता की और सभी को अग्रसर किया, कैसे पूरे देश में धर्म और न्याय के शासन के लिए काम किया, कैसे सभी लोगों को अपने संस्कार संस्कृति से जोड़ा। तो जब वो होगा, तो जब सब जगह यूनिफॉर्मिलिटी आएगी, समरूपता आएगी, तो स्वाभाविक है कि रानी अहिल्याबाई के सपनों का भारत पूर्ण होगा। मैं अब हमारी जो प्रतियोगिता थी, विद्यालयीन भाषण अभिव्यक्ति प्रतियोगिता, उसके विजेताओं को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। सुश्री हिमांशी सतवानी, चमेली देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंच पर आए और माननीय जिलाधीश महोदय ने रेड क्रॉस की ओर से पुरस्कारों की घोषणा की थी, तो उनकी ओर से 30,000 रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो चेक के माध्यम से प्रदान की जा रही। सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से आग्रह है
कि बालिका को चेक की राशि प्रदान करके सम्मानित करें। बेटा फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ। हिमांशी सत्वानी, चमेली देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आपके साथ कोई शिक्षक आए हैं तो वो भी मंच पे आ सकते हैं, या माताजी पिताजी साथ में आए हैं तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। थोड़ा सा जल्दी कृपया। दूसरा, क्वींस कॉलेज से कामाक्षी कुमार, इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कामाक्षी को 20,000 रुपए की जो नगद राशि है उसका पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा, क्वींस कॉलेज कामाक्षी कुमार 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि। आप लोगों से आग्रह है कि मंच के एक और खड़े हो, बाद में ग्रुप फोटो होगा। तीसरा, चोइथराम स्कूल काव्या छाड़जेड़ तृतीय, आपको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। क्वींस कॉलेज कामाक्षी कुमार। तीसरा, चोइथराम स्कूल काव्या छाजेड़। माननीय जिलाधीश महोदय पूरे समय उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था कि ये जो 1,500 रुपए की राशि प्रतीक नायक सिक्का सीनियर स्कूल, बेटा फटाफट आ जाओ जल्दी। अगला जो प्रोत्साहन पुरस्कार है प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल आराधना दुबे, 7,500 रुपए की राशि आपकी भी है। प्रतीक नायक के बाद आराधना दुबे प्रेस्टीज, इसके बाद प्रज्ञा गर्ल्स स्कूल राधिका श्रीवास्तव प्रज्ञा गर्ल्स स्कूल। प्रज्ञा के बाद बेटा जल्दी आओ। प्रज्ञा गर्ल्स के बाद क्लॉथ मार्केट वैष्णव रितिका बागोरा क्लॉथ मार्केट वैष्णव। जितने भी बच्चे हैं वो रुकेंगे, आपको हस्ताक्षर भी करना है क्योंकि चेक जो है रेड क्रॉस के माध्यम से दिए गए हैं, तो हस्ताक्षर करके ही यहाँ से जाना है। जल्दी आओ बेटा। इसके बाद में जो 2 और प्रोत्साहन पुरस्कार हैं वो है श्रद्धा परिहार कोलंबिया कॉन्वेंट 5,000 रुपए, श्रद्धा परिहार कोलंबिया कॉन्वेंट, और उसके बाद स्तुति सोनी वेदांश इंटरनेशनल 5,000। श्रद्धा पाटीदार कोलंबिया कॉन्वेंट और स्तुति सोनी वेदांश इंटरनेशनल। स्तुति सोनी है वेदांश इंटरनेशनल से, ठीक है। ग्रुप फोटो के लिए सभी बच्चे ग्रुप फोटो के लिए सामने की ओर आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ, आगे की ओर आ जाओ ग्रुप फोटो के लिए जल्दी। नी डाउन करके बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ फटाफट जल्दी। और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में और नगर के विभिन्न विकास संबंधी कार्यों में हम हमेशा अपनी भूमिका निभाते रहे और आप सब लोगों के सहयोग से आगे भी करते रहेंगे। आप सब लोगों का ऐसा ही सहयोग प्राप्त होता रहे, ऐसी विनती के साथ में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।